Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. Students, आज जो topic हम अभी start करेंगे that is about the first and the second class of fungi according to your syllabus. Zygomycota की बात करेंगे और फिर उसके बाद Ascomycota और Ascomycetes को discuss करेंगे हम. इनके क्या characteristics हैं, किस किस्म की reproduction इनके अंदर होती है, sexual और asexual structures के मुतालिक डिटेल से देखेंगे. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ाइगोमाइसीट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एस्कोमाइसीट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ग्रुप इज ज़ाइगोमाइकोटा, also known as zygomycetes, और एक और नाम भी यहां पे that is conjugating fungi. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फंजाई की ये वो क्लास है, वो ग्रुप है कि जिससे सबसे पहले हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं. वो किस तरह से कि खाने से आगाज किया जाएगा इसका. ऑलराइट, कोई भी फूड पार्टिकल, स्पेशली ब्रेड या रोटी या कोई और इस किस्म का स्टफ जिसके ऊपर फंगस ग्रो करती हुई नजर आए, और नॉर्मली वो आपको एक फजी सा स्ट्रक्चर वाइट कलर के थ्रेड्स नजर आते हैं फोम की तरह के उसके ऊपर ग्रो करते हुए, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा ये राइजोपस का नॉर्मली देखने में आता है जो हमारे इर्द गिर्द है. तो इस बुनियाद पे मैंने ये कहा है कि ये वो ग्रुप है जिसके मेंबर्स के साथ हम सबसे पहले इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई और इन्फेक्शन वगैरह ना हो तो. ऑलराइट, तो इस लिहाज से हम इसको देखते हैं सबसे पहले कि व्हाई इट इज नोन एज ज़ाइगोमाइसीट्स. तो इसका जवाब बहुत आसान. द आंसर इज बिकॉज this group of fungi produce special sexual spores called zygospores. All right, इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हुए नजर आते हैं, चूंकि वो ज़ाइगोस्पोर्स हैं तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया ज़ाइगोमाइसीट्स और ज़ाइगोमाइकोटा. अब स्टूडेंट्स, इसके जो फीचर्स हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो पहली बात यहां पे हमें पता चलती है कि बाकी सब फंजाई की तरह दे आर ऑल्सो लिविंग इन मॉइस्ट हैबिटेट. ऑलराइट, ज्यादातर नमी वाली जगहों के ऊपर फंगस बहुत तेजी से ग्रो करती है, और शेडी मैंने यहां पे लिखा है, कंप्लीटली डार्क नहीं लिखा. इसका मतलब यह है कि रोशनी की प्रेजेंस में जहां पे अगर टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा हाई हो तो उस सूरत में इनके मेंबर्स बहुत तेज ग्रो शो कर सकते हैं. ऑलराइट, अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें इसके हाइफी को हम शामिल करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं द हाइफी in this group are aseptate. okay, aseptate इसका मतलब है इनकी क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं है. there is another name for this feature and that is synocytic. all right students, यानी कि इनके दरमियान कोई क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं है और ये बड़े बड़े फ्यूज्ड सेल्स की तरह बिहेव करेंगे. और यहां पे एक और अहम बात भी इसके साथ ही हम शामिल करें अगर, तो इसी की वजह से, सिनोसिटिक फीचर की वजह से इनकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म फ्लो करता रहता है मुसलसल, तो न्यूट्रिएंट्स को बाहम पहुंचाता रहेगा मुख्तलिफ जगहों पे. इसकी वजह से जो ग्रोइंग टिप्स हैं वो बड़ी स्पीड के साथ आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे. ऑलराइट, देन द सिनोसाइट्स जो हाइफे जिनकी हमने बात की है, दे फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोस्पोर. अब ज़ाइगोस्पोर को हमने ऊपर भी मेंशन किया है कि ज़ाइगोमाइसीट्स का नाम इनकी वजह से रखा गया है,
लेकिन जाइगोस्पोर देमसेल्व्स ये क्या चीजें हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. दे आर टेम्पररी dormant thick-walled reproductive spores. Alright. अब स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स को जो यहां पे हमने स्टेटमेंट के अंदर लिखी हैं इनको जरा समझ लें. टेम्पररी, इसका मतलब क्या है? जो ये जाइगोट या जाइगोस्पोर स्टेज है ये थोड़ी देर के लिए होगी, बहुत ज्यादा तवील नहीं होगी. दूसरे नंबर पे हमने यहां पे लिखा है डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव. कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, स्पेशली अगर हम स्पोर्स के लिहाज से बात करें तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना होगा तो फंजाई स्पोर्स की मदद से उन अनफेवरेबल कंडीशंस वाला दौरानिया आराम से गुजार लेगी. क्या होगा? ये स्पोर्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस दोबारा आएंगी वो तमाम सहूलियात मुयसर होंगी जिसकी वजह से ये फंगस अब ग्रो कर सकती है. तो नए हाइफे और नए माइसीलिया ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. थिन एज थिक वॉल्ड. अब थिक वॉल्ड से मुराद हमें समझ आ जानी चाहिए कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई जाएगी जिसकी वजह से बैरूनी जो तब्दीलियां हैं उससे बचा जा सके और इंटरनल जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म की हिफाजत की जा सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द जाइगोस्पोर्स. अब फिर इन जाइगोस्पोर्स के साथ हम एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स मैं ये दो एग्जांपल्स ले रहा हूं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है. वन इज Rhizopus and other one is Pilobolus. All right, ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास. Rhizopus, the black bread mold, and Pilobolus, also known as the spitting fungus. Okay, अब यहां तक तो ये हो गई बेसिक फीचर्स की या प्रॉपर्टीज की बात. अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि हाउ द जाइगोस्पोर्स दे हेल्प द फंगस, दे हेल्प द Rhizopus टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, तो इसको हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट बोर्ड पे. जी बेटा, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. अपनी आसानी के लिए मैं आपको ये बात बताने लगा हूं ताकि आप लोगों को याद रखने में भी मजीद आसानी हो जाए कि जब भी पुरानी जनरेशन का जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर जो स्पोर्स बने हुए वो तो मियोसिस से बने थे. अब जब मियोसिस होती है तो उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, द जेनेटिक मटेरियल गेट्स एक्सचेंज. वहां पे जीन्स का तबादला हो जाता है. जब जीन्स का तबादला होगा तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं एक ही स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी स्पोर्स पैदा हो रहे हैं उन सबका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा हो. तो यहीं से हम अपने लाइफ साइकिल का पहला स्टेप यहां से सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं अबाउट द Rhizopus, द ब्लैक ब्रेड मोल्ड. ओके, अब देखें ये एक पुराना, यहां पे आपको पिछली जनरेशन, पुराना से क्या मुराद है? पिछली जनरेशन का स्पोरेंजियम नजर आ रहा है. अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद होंगे? बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होंगे. अब ये जो स्पोर्स हैं इन स्पोर्स को मियोसिस के जरिए पैदा किया गया है और डिस्पर्स कर दिए जाएंगे थ्रू द विंड. ओके, अब जैसे ही इस स्पोरेंजियम को नॉक किया जाए या टैप किया जाए तो फौरन क्या होगा कि स्पोर्स यहां से निकलना शुरू होंगे और निकल के जाके सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर जाएंगे. अब जैसे ही ये स्पोर्स किसी जगह पे गिरेंगे तो उस सूरत में फर्दर क्या होना चाहिए? अगर तो फेवरेबल कंडीशंस हैं तो दीज स्पोर्स दे विल इमीडिएटली स्टार्ट देयर ग्रोथ, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. अब स्टूडेंट्स अहम बात यहां पे कि जब ये स्पोर्स ग्रो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू देयर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स, दे विल फॉर्म डिफरेंट जनरेशंस. अब ये डिफरेंट जनरेशंस जेनेटिकली तो डिफरेंट हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल हैं. इसका क्या मतलब है कि आपस में रिप्रोड्यूस करके अगली नस्ल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं. तो ये इनकी कंपैटिबिलिटी है क्योंकि जीनस और स्पीशीज वगैरह तो इनकी सेम है. ऑलराइट, अब क्या होगा कि ये ग्रो करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फिर नए सिरे से इनके अंदर डिफरेंट टाइप के हाइफे बनना शुरू हो जाएंगे.
अब इन हाइफे को मैं आपके लिए बता रहा हूं यहां पे, वो हाइफे कि जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, they are known as sporangiophores. The stalk-like hyphae on which the sporangia grow to produce spores, they are known as sporangiophores. Very good. अब फिर उसके बाद दूसरे वो हाइफे जो जमीन के अंदर धंसे हुए हैं और जिनका काम है न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करना, पानी को जज़ब करना और ऊपर वाले सारे स्ट्रक्चर को खुराक और पानी सप्लाई करना, they are known as rhizoids. इनको क्या कहेंगे? Rhizoids. Good. अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वो हाइफे जो सबस्ट्रेटम के साथ पैरेलल ग्रो करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज रनर्स, कि उन्होंने सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ साथ ग्रो करते चले जाना है और फंगस को फैला देना है उस सतह के ऊपर. दे आर नोन एज स्टोलन्स. इनको हम क्या कहेंगे? स्टोलन्स. अब फिर यहां पे ये स्टोलन्स जो किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इन स्टोलन्स को अगर हम जूम करके देखें यहां पे अलहदा से, तो हमें पता चलता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो कंपैटिबल मेटिंग स्ट्रेन्स हैं फंगस के अंदर, चूंकि जेनेटिक मेकअप का डिफरेंस है तो इसलिए हम एक को प्लस स्ट्रेन कह देते हैं और एक को माइनस स्ट्रेन कह देते हैं. ये दोनों स्ट्रेन्स अपने अपने हाइफे को ग्रो करती हुई करीब करीब आना शुरू हो जाएंगी. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हाइफे या वो हाइफे के टिप्स जो करीब करीब आ रहे हैं उनको हम कहेंगे एपेक्स. ओके, जब जमा होगी तो वो होंगे एपिसेस. अब ये जो इनके एपेक्स यानी कि जो टिप्स वाले हाइफे हैं वो करीब करीब आ रहे हैं और फिर करीब आने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आएगी एज कंपेयर टू द अदर सेल्स ऑफ द हाइफा. अब क्या होगा, इनकी टिप्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं. ये जो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर जहां पे वो एक जंक्शन या जॉइंट लग रहा है, दे आर नोन एज गैमेटेंजिया. इनको हम क्या कहेंगे? गैमेटेंजिया, बिकॉज ऑफ गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, इनके अंदर जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, दे आर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंजाई दे कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन देम. तो फिर अब क्या होगा कि जैसे ही इनका ये जंक्शन या जॉइंट बना है तो हम कहेंगे दीज आर गैमेटेंजिया. अब इस टर्म को भी समझ लें स्टूडेंट्स, स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, गैमेटेंजिया गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, अब फिर क्या होगा कि ये गैमेटेंजिया फौरन प्लाज्मोगेमी की तरफ चले जाएंगे. एंड प्लाज्मोगेमी इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को हम कहेंगे दिस इज प्लाज्मोगेमी. अब यहां पे एक अहम बात है कि प्लाज्मोगेमी हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि फौरन ही कैरियोगेमी हो जाए. ओके, लेकिन यहां पे इस केस में हमें ये नजर आएगा कि जैसे ही ये हाइफी आपस में फ्यूज किए हैं, इसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दैट वर डिफरेंट, इसीलिए यहां पे हमने डिफरेंट कलर्स में शो किए हुए हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए. ये दोनों न्यूक्लियाई जैसे ही फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करते साथ ही इट विल बिकम वन डिप्लॉयड न्यूक्लियस. ओके, पहले दो थे तो न्यूक्लियाई कह रहे थे हम इनको, लेकिन अब एक है और दोनों के जमा होने की वजह से बना है, तो n plus n it will be 2n, it will be the diploid nucleus. Okay, अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द ज़ाइगोस्पोर, द रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस इसके फौरन बनने के फौरन बाद आ जाएं तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड बनाएगा, अपनी वॉल को थिक करेगा और डॉर्मेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में से निकला जा सके. उसके बाद क्या होगा कि ये ज़ाइगोस्पोर जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इसमें मियोसिस हो जाएगी. ऑलराइट, अगेन मियोसिस. तो मियोसिस के केस में 4 सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट विल बी हैप्लॉइड. तो जितनी देर के लिए ज़ाइगोस्पोर और ज़ाइगोट बना हुआ है, ये ट्रांजिएंट स्टेज है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए रहेगी और उसके बाद फिर फौरन अपनी हैप्लॉइड कंडीशन को मेंटेन कर लिया जाएगा. अब इस हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा कि ये ज़ाइगोस्पोर फर्दर हाइफे प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा. उन हाइफे के टॉप पे फिर नए सिरे से स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे और उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स को फिर डिस्पर्स किया जाएगा और ऑनवर्ड इसी तरह से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूड रहेगा. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली बात है वो मैं आपको एक मरतबा स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर देता हूँ. सबसे पहले नंबर पे तो बिकॉज दे आर ज़ाइगोमाइसीट्स, ज़ाइगोमाइकोटा, तो दे विल फॉर्म ज़ाइगोस्पोर दैट इज अ थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर से पहले गैमेटेंजिया फॉर्मेशन होती है. ऑलराइट, और फिर उसके बाद जो अहम बात है इस पूरे लाइफ साइकिल में कि वन फेज इज द हैप्लॉइड फेज एंड द अदर फेज इज द
डिप्लॉयड फेज, जितनी देर तक जाइगोस्पोर बनने से लेके जर्मिनेशन से पहले तक का दौरानिया है, दैट इज डिप्लॉयड। लेकिन उसके बाद वाली सारी कंडीशन या सारी फेजेस, दे आर अगेन द हैप्लॉयड स्टेट ऑफ दिस फंगस। ऑलराइट, सो ये है राइजोपस का लाइफ साइकिल। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप सिर्फ ये बेसिक स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ विद दिस डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ग्रुप है फंजाई का, दैट इज एस्कोमाइकोटा, आल्सो नोन एज एस्कोमाइसीट्स। इसके फीचर्स और इसके लाइफ साइकिल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना आसान हो जाए। Escomycota, also known as Ascomycetes and sac fungi. जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो सबसे पहले नंबर पे जो बात हमारे पास आती है वो ये है कि Ascomycetes is the group of fungi that contains the maximum species. ओके, आपकी बुक के अकॉर्डिंग में वही वाला फिगर यहां पे लिखने लगा हूं। दिस इज 60,000 स्पीसीज। ऑलराइट, और इसमें से भी 50% ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग व्हाट? लाइकेंस। और लाइकेंस क्या होते हैं? दैट इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह कुछ और भी इनके मेंबर्स मौजूद हैं जिसमें मोरल्स वगैरह भी हम शामिल कर सकते हैं और सिंपल कुछ मिल्ड्यूज वगैरह भी। बट यहां पे जो हम इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके डिस्कस करेंगे वो हम जनरली जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैं उन सब के सब मेंबर्स के अंदर जो कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं उनकी हम बात करने लगे। तो यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं हैबिटेट। हैबिटेट किसी भी जानदार के रहने की जगह। मॉइस्ट, ऑलराइट, नमी वाली जगह पे रहते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल, खुश्की के ऊपर रहने वाले। ओके, टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? वो जानदार जो खुश्की पे पाए जाते हैं, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन साथ ही साथ कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मरीन हैं, यानी समंदरों में पाए जाते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर से क्या मुराद है कि दरियाओं के और नहरों के और नदी नालों के अंदर जो कुछ इनके मेंबर्स पाए जा सकते हैं। तो ये इनके हैबिटेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इट इज अ डाइवर्स ग्रुप। इसके मुख्तलिफ इकसाम के मेंबर्स मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स में देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। Then another important thing is dikaryotic hyphae. All right, अब इससे क्या मुराद है? डाई, टू, कैरियोटिक, कैरियन से निकला है। इसके जो हाइफे के सेल्स हैं they contain two nuclei. All right, cells of the hyphae contain two nuclei. Okay, that's why they are known as dikaryotic hyphae. और नॉर्मली इनकी जो डायकैरियोटिक फेज है वो बहुत ज्यादा तवील होती है, एक्सटेंडेड फेज होती है इनके लाइफ साइकिल्स के अंदर। ओके, देन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, they can be unicellular as well as multicellular. All right, अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? देखें, यीस्ट, खमीर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, बहुत सारी हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है।
वो यूनिसेलुलर मेंबर्स पे मुश्तमिल है, जबकि दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर मेंबर्स हैं इनके बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर ये बात बताई थी कि मोरल्स वगैरह इस तरह के मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनको पका के खाया भी जा सकता है। तो वो मल्टी सेलुलर वेजिटेटिव फ्रूटिंग बॉडीज मौजूद होती हैं इनकी, जो कि बहुत सारे क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स पे मुश्तमिल हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पाया जा सकता है। यूनिसेलुलर मेंबर्स भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होंगे और फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फ्रूटिंग बॉडीज भी इनमें मौजूद हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाई दे आर नोन एज एस्कोमाइसीट्स। तो यहीं से हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं और फिर लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करते हैं। एस्कोमाइसीट्स हैज बीन गिवन दिस नेम ड्यू टू देयर एसाई। अब एसाई क्या चीज है? दे आर सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, इनके अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं दे विल बी नोन एज एस्कोस्पोर्स। स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसीट्स। ओके, और फिर स्टूडेंट्स एसाई देमसेल्व्स विद देयर एस्कोस्पोर्स, ये जिस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, they are present inside ascocarps. The fruiting body that contains acai with their एस्कोस्पोर्स। ऑलराइट, ये तो हमने इनके बेसिक फीचर्स लिख लिए हैं कि इस ग्रुप का नाम एस्कोमाइसीट्स क्यों रखा गया है। लेकिन अब यहां पे सिर्फ इतना कह देना ही काफी नहीं है। एस्कोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह का क्या रोल है इनके डिस्पर्सल में, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कप फंजाई की, जो कि इन्हीं का एक मेंबर है और उसका चूंकि उसकी अपीयरेंस, उसका जो कैप है, उसका जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है दैट इज जस्ट लाइक द कप, तो इस वजह से इसका नाम ही कप फंजाई रख दिया गया है। इसको हम अभी समझ लेते हैं और मैं आपको यहां पे कुछ नई बातें भी बताऊंगा, तो इसलिए इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोट्स। Okay, Ascomycotes, the members of Ascomycota. जी स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखें कि एस्कोमाइसीट्स के अंदर बेशतर मेंबर्स ऐसे हैं जो हैं तो हैप्लॉइड। ओके, उनके न्यूक्लियाई के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हैं, उनके पास वो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। तो अब यहां पे अगर हम ये लेट्स से कि हमारे पास दो ऐसे हाइफे हैं which belong to different mating strains, जो खुद तो डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इन हाइफे के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद हैं, ये किसी ना किसी जगह पे जाके प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी अगर शो कर दें तो उसके बाद क्या होना चाहिए? एक डिप्लॉइड सेल बन जाना चाहिए। बट इन एस्कोमाइकोटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि द डायकैरियोटिक फेज इज द लेंथी फेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये हाइफे यहां पे फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है, बट द कैरियोगेमी डज नॉट अकर एट दैट वेरी मोमेंट। इमीडिएटली इसके अंदर कैरियोगेमी नहीं होती। जब कैरियोगेमी नहीं होगी तो इसका मतलब है न्यूक्लियाई दे विल कोएग्जिस्ट, जेनेटिकली दे आर स्टिल डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं नाउ दिस स्टेज इज हेटेरोकैरियोटिक डायकैरियोटिक स्टेज। ऑलराइट, और फिर ये यहीं से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये ग्रो करते चले जाएंगे और ग्रो करते करते फर्दर क्या होगा
कि इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जिनका नाम हमने रखा है एसआई, अभी मैंने बताया आपको। अब ये जो एसआई, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा, दीज न्यूक्लियाई दे विल फ्यूज। तो अब क्या हो गया, कैरियोगेमी। ओके, अब जैसे ही ये न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं तो एक न्यूक्लियस बनेगा एंड दैट विल बी द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहां पे बना है, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट इमीडिएटली अंडरगोज मियोसिस। ओके, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी और वन सेल विल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। एक सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स में तकसीम हो जाएगा। इस स्टेज के बाद आगे हमें नजर आता है कि यहां पे मियोसिस होने के बाद ये सेल्स फर्दर माइटोसिस कर लेते हैं। अब ये सारा काम हो कहां पे रहा है, एसआई के अंदर। ओके, वही एसआई जिसका इंडिविजुअल एस्कस, ओके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन द एस्कोमाइसीट्स। अब क्या होगा कि जब 4 सेल्स में माइटोसिस होगी तो माइटोसिस की पहचान क्या है, वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 एंड द जेनेटिक मटेरियल और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। अब क्या होना चाहिए कि वन सेल विल डिवाइड इनटू 2, सो 4 सेल्स विल डिवाइड टू मेक 8 सेल्स। ओके, अब ये जो 8 सेल्स यहां पे बन रहे हैं, दे आर द एस्कोस्पोर्स। अब ये यहां पे रहेंगे, उसके बाद इनको मैच्योर किया जाएगा। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो फौरी तौर पे इनके एसआई रप्चर हो जाते हैं और रप्चर होने के बाद दीज एस्कोस्पोर्स दे आर रिलीज्ड। अब ये एस्कोस्पोर्स जहां जहां पे गिरेंगे वहां से फिर नए सिरे से फंगस की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज a general review about the life cycle of ascomycotes, members of the ascomycota। इसके बाद जो एक और अहम बात स्टूडेंट्स में यहां पे आपको बताता चलूं कि ये जो सारा लाइफ साइकिल हमने देखा है अभी, दिस इज अबाउट द सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। लेकिन क्या एस्कोमाइसीट्स के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स भी पैदा होते हैं? यस। और इनका क्या नाम होता है? दे आर कोनिडिया। ओके, Conidia are asexual spores produced by members of Ascomycota। अब यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोनिडिया सिर्फ एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में पैदा होते हैं? दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर श्योर। कट ऑफ एंडिंग्स होते हैं, टिप के ऊपर जाके बनते हैं और उसके बाद वहीं से डिटैच कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एस्कोमाइकोटा के अंदर कोनिडिया बनते हैं? इसका जवाब आप तलाश करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, यहां पे अब जो लास्ट मेंबर हम डिस्कस करेंगे ऑफ एस्कोमाइकोटा, देयर इज यीस्ट। Yeast is unicellular fungus जिसमें से सबसे ज्यादा जो हम लोग स्टडी करते हैं या अपने इर्द गिर्द कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से जिसको जानते हैं, दैट इज Saccharomyces cerevisiae। Alright students, this is the edible yeast। okay, वो खमीर जो हम अपने नॉर्मल रोजमर्रा बहुत सारे जो बेकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, that is Saccharomyces cerevisiae। अब इसकी अहमियत सबसे पहले नंबर पे क्या है स्टूडेंट्स, कि दिस इज अ यूनिसेलुलर फंगस। इसके अंदर जो माइटोटिक अपरेटस फॉर्मेशन है वो एसिमेट्रिकल होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो आउटग्रोथ्स बनती हैं वो हमेशा एसिमेट्रिकल होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि yeast reproduce by budding। ऑलराइट, आउटग्रोथ्स बनती हैं इसके ऊपर और वो आउटग्रोथ्स एसिमेट्रिकल होंगी, किसी भी साइड से आउटग्रोथ बन सकती है और फिर उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। जो बड है इट विल डिटैच एंड फर्दर ग्रो इनटू न्यू यीस्ट। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो बर्ड्स इसके ऊपर अटैच्ड ही रह जाएं और उस सूरत में ये एक बड़ी कॉलोनी बना दें, बट द सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स, दे विल स्टे इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। ओके,
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो एक और अहम बात है वो है फर्मेंटिंग एबिलिटी ऑफ द यीस्ट। हम कह सकते हैं कि अगर यीस्ट से फर्मेंटेशन करवाई जाए तो इसकी मदद से इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो सकती है। तो इस सूरत में भी स्टूडेंट्स ये फर्मेंटेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ब्रूरीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और जेनेटिक रिसर्च के अंदर भी इसका बहुत डीपली मुताला किया गया है, इसके रिप्रोडक्टिव नेचर को, इसके यूनिसेलुलर, डोनर और रेसिपिएंट बिहेवियर को और बहुत सारे सेलुलर फीचर्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स उनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।